आधियों को कदमों के नीचे दबा के तो चल। अर्ज किया है कि आधियों को कदमों के नीचे दबा के तो चल। एक बार तू अपने मन में विश्वास बना के तो चल। ट्रिग्नामेट्री तो तेरी यूं ही हो जाएगी बिंदास। ट्रिग्नामेट्री तो तेरी यूं ही हो जाएगी बिंदास। बस एक बार मेरे साथ तू फार्मूले याद तो करते चल। वेलकम बैक टू माय यार फ्रेंड्स, विभिन्न वैदिक फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग बैच के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। और आज बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। अपनी स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से इससे स्टार्टिंग हुई, इसके विषय में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। साथ में ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूले कहाँ से डिराइव्ड होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और ये जो लेक्चर है आप लोग देख पा रहे होंगे, चाहे क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो वहां पर बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित होगा। और आपके जीवन में आप पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस मास्टर वीडियो को। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आप लोग देख पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की जो डिफिनीशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ की एक ब्रांच है, विच डील्स द, आप लोग देख पा रहे हो, विच डील्स द, जो कि डील करती है विथ कैलकुलेटिंग द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल के एंगल को कैलकुलेट करती है। जो क्या करती है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल को कैलकुलेट करती है। और द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, या तो उसकी लेंथ को कैलकुलेट करती है। आई होप आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के विषय में थोड़ा बहुत जानते होंगे। और यदि नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन लेने की बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें हम राइट एंगल की स्टडी मुख्य रूप से करते हैं। यदि आपने कभी सुना होगा तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, जिनको हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा। और यदि नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक होल लेक्चर है जो आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा के लिए फिक्स कर देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के विषय में, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ की एक ब्रांच है, जो क्या करती है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल को कैलकुलेट करती है या उसकी साइड्स की लेंथ को कैलकुलेट करती है। तो आई होप अब आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो यदि बात करते हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की खोज किसने की थी, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हिप्पारकस वाज द यूनानी मैथमेटिशियन। हिप्पारकस वाज द यूनानी मैथमेटिशियन हु फर्स्ट इंट्रोडक्ट द ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखना है, हिप्पारकस नाम ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हिप्पारकस जो हैं वो एक यूनानी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को के विषय में इंट्रोडक्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री की खोज की। ट्रिग्नोमेट्री की खोज का श्रेय हिप्पारकस को जाता है, जो यूनानी मैथमेटिशियन। अब यदि बात करते हैं इंडियन मैथमेटिशियन की, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कई वैज्ञानिकों ने मिल करके ट्रिग्नोमेट्री की खोज की, पर मुख्य रूप से यदि बात करें कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज आर्यभट्ट। ध्यान रखना है, आर्यभट्ट जो हैं वो एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, मतलब आपके एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के विषय में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसीलिए योगदान के कारण ही इन्हें फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हिप्पारकस ने सबसे पहले इंट्रोडक्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले खोज की थी। लेकिन जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, वो आर्यभट्ट जी को बोला जाता है। और आर्यभट्ट आई होप आपको पता होगा, ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये एक भारतीय वैज्ञानिक है। तो आई होप
आपके दिमाग में ये थोड़ी सी बात जो हम बताए हैं वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के मेन लेक्चर की ओर, किस तरह से अपने दिमाग में आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंगल की। कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेंगल की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ट्रेंगल के कई टाइप्स होते हैं, बट यहाँ हम कुछ मेन टाइप्स जो खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। एक्यूट एंगल 0 to 90, the angle between 0 degree to 90 degree is called acute angle। ध्यान रखना होगा, the angle between 0 degree to 90 degree is called acute angle। अब देखिए राइट एंगल एग्जैक्ट 90 का होता है, द एंगल विच मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। ध्यान रखना है, द एंगल विच मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को। आई होप आपको पता होगा, द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे स्ट्रेट एंगल और सिंपल एंगल जिसे बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल आई होप आपको पता होगा 180 डिग्री का होता है। अभी हम इनको बना के नहीं दिखा रहे हैं, आई होप आपसे ये एंगल्स बनाते बनते होंगे, और जब हम धीरे धीरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे वहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो वहां पर हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे कि कौन से एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे और कहां पर आपके एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो आइए, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है वैसे ही आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र जरूर आता होगा। आई होप आप लोगों ने पाइथागोरस जी के विषय में सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चाहे आप ज्योमेट्री की दृष्टि से बात करें चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की दृष्टि से बात करें। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम। यह थोड़ी सी आज हम एक स्टोरी आपको बताएंगे, उस स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि पाइथागोरस जी ने किस तरह से इस थ्योरम को डेवलप किया। इसलिए इस स्टोरी को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। अब आपको पता है कि जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उन्हें एकांत में रहना बड़ा पसंद होता है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी होगी, नहीं है तो जान लें, पाइथागोरस को भी अकेले में रहना पसंद था। अब हुआ क्या कि एक बार ये किसी भी समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। ध्यान रखना है, किसी समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, और जितने भी वैज्ञानिक लोग होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, कल्पना में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और ये भी बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे कि अचानक इनको एक विचार आया कि उन्होंने देखा कि जो पानी की लहरें हैं, समुद्री लहरें हैं, वो कई बार स्ट्रेट खड़ी हो जाती थी। उनके मन में एक कल्पना आई कि यदि किसी तरह से पानी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, कहने का मीन्स है जो ऊपर वाली सबसे बूंद है, वहां तक पहुंचा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस विचारधारा को यदि उन्होंने आगे बढ़ाया और सोचना चालू किया, यदि मैं किसी तरह से एक सीढ़ी की व्यवस्था कर लूं, यदि मैं किसी तरह से एक सीढ़ी की व्यवस्था कर लूं और पानी के टॉप पॉइंट पर पहुंच जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तो उन्होंने घर में आकर भी इस विचार को जारी रखा, और साथ में उनके दिमाग में एक आकृति तैयार हो गई कि जैसे सपोज करिए पानी की ये बूंदें जो है स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट होकर ये पानी की बूंद हाईएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर उन्होंने कल्पना की यदि यहाँ से एक सीढ़ी लगा दी जाए, आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ से सीढ़ी लगा दी जाए तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट तक। और यदि आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपका पानी का आधार कहलाएगा। तो आई होप अब आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में डेवलप हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ है। इन्होंने क्या किया था कि जो पानी स्ट्रेट हो जाता था, पानी की बूंदें, उसको इन्होंने परपेंडिकुलर स्टार्टिंग में माना होगा। हालांकि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं एक्यूट एंगल के आधार पर चेंज होते हैं, पर हम कल्पना कर रहे हैं, और इसे बेस बोला होगा और ये हाइपोटेनस बोला होगा। और साथ में आगे चल करके उनके दिमाग में इस टाइप का एक फिगर बन गया। अब उन्होंने आगे सोचना चालू किया कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए,
और अलग अलग लेंथ की सीढ़ी सीढ़ी की लंबाई, और साथ में आप लोगों को ध्यान से देख पा रहे होंगे अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस लेकर के इन्होंने चेक किया, और लास्ट में इन्होंने पाया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कहने का मीन्स है कि जो सीढ़ी की लेंथ का यदि स्क्वायर कर दिया जाए, जो भी सीढ़ी की लेंथ होगी उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और यहीं से आगे चल के उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के संबंध में, या ये कहें कि ज्योमेट्री के संबंध में बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम दे दी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट की अब हम लोग बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो टेंशन मत लें। देखिए, जब कभी भी पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो एंगल जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ध्यान रखना है। तो इन स्टेटमेंट आप लोग सुन लें, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द, ध्यान रखना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक बार और रिपीट कर देते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे सुन लिया होगा। आइए हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आइए हम लोग एक डायग्राम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपके दिमाग में फिक्स करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आ चुका है राइट एंगल ट्रायंगल। ये यहाँ पर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये आपका सपोज करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको आप नाम दे देते हैं, ए नाम दे दीजिए, यहाँ यहाँ बी दे देते हैं और यहाँ सी दे देते हैं। ध्यान से देखना है आपको यहाँ। और ये जो आपकी साइड होती है, जो उन्होंने जो पाइथागोरस जी ने सीढ़ी लगाई थी, स्टेयर्स लगाई थी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ध्यान रखना है, ये साइड आपकी हाइपोटेनस है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि आप एक्यूट एंगल इसको लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में ध्यान रखने वाली बात है, मैक्सिमम एक ही राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। कोई भी यदि एक ट्रायंगल है उसमें मैक्सिमम एक ही राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि यदि आप देखें, यदि आप बनाने की दृष्टि पर देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो यदि आप यहाँ पर बनाते हैं तो ट्रायंगल आप लोग देख पा रहे हो बन ही नहीं पाएगा। और यदि आप पहले ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, इस पॉइंट पर बनाते हैं, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पर ट्रायंगल का निर्माण ही नहीं होगा। दैट मीन्स एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। दूसरी बात यदि करते हैं कि यदि आप एक एंगल को 90 डिग्री ले लें, दूसरे एंगल को 90 डिग्री भी ले लें, तीसरा एंगल 0 डिग्री का होगा, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे दो एंगल का ही यहाँ सम 180 डिग्री होगा, तो तीसरा एंगल आपका 0 डिग्री का होगा। और आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री का एंगल, वैसे तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं होता। 0 डिग्री का एंगल का मीन्स है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो लाइन तो आप खींच सकते हैं पर ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, यदि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें मैक्सिमम एक राइट एंगल पॉसिबल है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट एंगल का मीन्स है जिसका मेजरमेंट जो होती है 90 डिग्री होती है। और साथ में यहां से आपको ये देखना होगा, यदि आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लिए तो अब आपके पास दो एंगल बचेंगे। एक आपका एंगल यहाँ पर बच रहा है, एक आपका ए पर और एक आपका सी पर बच रहा है। दोनों ही एंगल्स जो होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, मतलब वो 0 to 90 के बिटवीन में होंगे। अब आपको ध्यान में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है
कि यदि आप विशेष ध्यान रखेंगे, यदि आप एक्यूट एंगल सी को लेट करते हैं, जो कि हम जनरली अक्सर लेट करते हैं सी के पास, यहां पर लेट करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो ये आपकी जो साइड है वो बेस हो जाएगी। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है, विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यदि हम कहीं पर भी ये एक्यूट एंगल को चेंज करके, सपोज करिए एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं और ए पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाते हैं, तो ए के जस्ट जो अपोजिट साइड है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए की अपोजिट साइड ये आपको परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड आपकी बेस हो जाएगी। कहने का मीन्स विशेष ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल के आधार पर ध्यान रखना होगा, एक्यूट एंगल के आधार पर क्या है, आपकी जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल की जो जस्ट अपोजिट साइड होगी वही आपका परपेंडिकुलर है, और जो आपकी रिमेनिंग साइड बचेगी, जैसे आपने ए पर लिया तो ए की अपोजिट साइड जो है वो बीसी है, बीसी परपेंडिकुलर कवर करेगी, तो आपकी बची हुई जो साइड ए बी है, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है, पड़ी रेखा आप लोग देख पा रहे होंगे, या जो सीढ़ी उन्होंने लगाई थी उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है इंटरचेंज करे किसके आधार पर, एक्यूट एंगल। और यदि आप एक्यूट एंगल सी पर लेते हैं तो इसकी अपोजिट साइड आप देख पा रहे हैं ए बी है, ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम लोग जनरली मानते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ जहाँ सी पर है उसको एक्यूट एंगल लेंगे, इसलिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा, और जो बेस होगा आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका बेस होगा वो बीसी होगा। आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, हाइपोटेनस की साइड क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, और हम यदि मान के चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ जो आपका एक्यूट एंगल है, ध्यान रखिएगा वो सी पर बना हुआ है। दो बार नहीं, एक बार आप यदि राउंड भी कर देते हैं तो एक बार राउंड करने का मीन्स है आप एक्यूट एंगल इसको ले रहे हैं, तो आपकी जो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स ए बी होगी, और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो आइए बात करते हैं इसके स्टेटमेंट को, यदि आप अच्छे से पढ़ें तो लिखा है इन अ राइट एंगल ट्रेंगल। ध्यान रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रेंगल जरूर लिखें, यदि आप ट्रेंगल लिखते भी हैं तो रॉन्ग है, राइट एंगल ट्रेंगल लिखना होगा। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, इनका मीन्स था, इन्होंने कहा था पाइथागोरस जी ने कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ, ध्यान रखना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सम का मतलब है ऐड के, स्क्वायर का मतलब है अदर टू साइड्स ऑफ जो ट्रायंगल हैं, अदर टू साइड्स क्या क्या बचती हैं आपकी, परपेंडिकुलर और बेस, तो उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ हाइपोटेनस को शॉर्ट में H से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे, और परपेंडिकुलर को ओनली P से डिनोट करेंगे, क्योंकि पूरा नाम लिखने में बहुत समय जाएगा। जहां पर हम लोग H लिखेंगे हाइपोटेनस है, B बेस है, और आपका P परपेंडिकुलर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, और स्टेटमेंट से क्लियर है कि जो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस है इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप अब आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम फिक्स हो गई होगी। यहां से यदि हम देखें तो कई सूत्र बना सकते हैं, कई फार्मूले डेवलप कर सकते हैं। सेकंड जो फार्मूला बनेगा, यदि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर हटा देते हैं तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना होगा, जो फार्मूला बनेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ओनली हाइपोटेनस यदि आप फाइंड करते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपके दिमाग में ये भी फिक्स हो गया होगा। आइए आगे की ओर मूव करते हैं। यदि इसी फार्मूले से मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड कर लूं, आप अच्छे से देखें, आई होप आपको ट्रांसपोज पता होगा, तो परपेंडिकुलर को राइट साइड में बचाना है, और बेस को यदि आप ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा आपका h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियर हुई? देखिए बेस स्क्वायर पॉजिटिव है, यदि आप ट्रांसपोज करेंगे तो एच स्क्वायर की ओर आएगा नेगेटिव, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट में है, लिखना उसे राइट साइड में है, और पी स्क्वायर आपका राइट साइड में जो रिमेनिंग था वो लेफ्ट साइड में। और यदि आप कहने का मीन्स यहाँ से हम परपेंडिकुलर स्क्वायर का फार्मूला निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और यदि आप स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो इधर की जो भी वैल्यू है राइट साइड की वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी, दैट मीन्स एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। तो अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हम बेस को भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेस का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 6 नंबर में आपका ओनली बेस यदि आप फाइंड करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इजीली तरीके से आप ऑल साइड्स फाइंड कर सकते हैं। कोई भी यदि आपको दो साइड्स दी हैं तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। आगे जब हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे, जब हम एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से हम आसानी से हाइपोटेनस भी निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे और बेस भी निकाल लेंगे। तो आई होप अब आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम पूरी तरह से फिक्स हो गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं आगे की ओर और आगे के फार्मूलों को देखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? आइए बात करते हैं कुछ और फार्मूलों की। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। यदि हम इनके फार्मूलों की बात करें तो पहला जो फार्मूला आपका है, ध्यान रखने वाली बात है कि आपका साइन थीटा का फार्मूला, और साइन थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई होप आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा जो फार्मूला आपका कॉस थीटा का होगा, कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। और जो थर्ड नंबर में आपका टेन थीटा का फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आई होप ये फार्मूले आपको पता होंगे। नहीं पता है तो टेंशन मत लें, हम आपको ट्रिक के थ्रू याद कराएंगे ये फार्मूले आपके किस टाइप से आएंगे। और आपको पता है कि साइन थीटा का भी अभी हमने आपको बताया कि अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कौन सा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो आपका फार्मूला होगा वो एच अपॉन पी होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और फिफ्थ नंबर में आपका कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अपोजिट कर रहे हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। और 6 नंबर में tan का अपोजिट फार्मूला होगा कॉट होगा, तो कॉट थीटा का फार्मूला यहाँ से बनेगा b अपॉन पी, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी फार्मूले हम आपको बताते चलेंगे वो सब ट्रिक के थ्रू आपको याद कराएंगे, याद करने की जरूरत नहीं। अब आपको एक चीज याद रखनी होगी, यहाँ ऑर्डर सेम लेना है, साइन कॉस सेक। अब आपको जो इसकी याद करने की ट्रिक है, ध्यान रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, सुन ध्यान से सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ध्यान से याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर से ट्रिक सुने, पंडित बद्री प्रसाद, लिख नहीं रहे आप लोग, नोट डाउन कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। और यहां से आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि इसमें से आप अपॉन कर दें P ओवर एच, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, तो यदि आप यहाँ पर गौर से देख पा रहे होंगे ये तीनों साइन कॉस और टेन के फार्मूले बन जाते हैं। टेन थीटा का यहाँ फार्मूला थोड़ा इरेज हो गया है, ये P अपॉन आपका B, तो टेन थीटा का फार्मूला यहाँ पर P अपॉन B। तो यदि आप यहाँ से अच्छे से देखें, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का जो आपका फार्मूला होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा।
सोना चांदी तोल का मतलब ये है कि यहाँ ये साइन का फार्मूला है, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो फार्मूला है वो कॉस थीटा का है, ये टेन थीटा का है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पी अपॉन एच, ये आप देख पा रहे हैं पी अपॉन एच साइन का है, बी अपॉन एच आपका कॉस का है, और पी अपॉन बी जो है वो टेन का है। और आपको पता होने चाहिए जिस तरह से साइन का अपोजिट कॉसेक होगा, तो अब आपका यहाँ अपोजिट हो जाएगा एच अपॉन पी, कॉस का अपोजिट होगा तो यहाँ एच अपॉन बी, और पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी हो जाएगा, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे, अभी हमने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया है। यदि ये कोई डायग्राम ले लें, मान लीजिए जैसा लिए थे ए बी और सी ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको एक्यूट एंगल थीटा ले लेते हैं, तो इस केस में आप चाहें तो साइड की वैल्यू भी दर्शा सकते हैं, दैट मीन जैसे पी अपॉन एच है तो पी आपका ये है, एच आपकी ये साइड है, ये बेस है, क्योंकि एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो P अपॉन एच का मतलब है P वाली साइड ए बी है और H वाली साइड ए सी है, तो यहाँ आप ए बी अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही B अपॉन एच जब लिखेंगे तो यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं इक्वल में, और यदि आप P अपॉन बी लिखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। ऐसे कॉसेक थीटा के केस में एच अपॉन पी में आप लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी लिख देंगे, और यहाँ पर फिर से ए सी अपॉन आप बी सी लिख देंगे, और बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर है, तो बेस वाली साइड आप देखिए बी सी है और परपेंडिकुलर वाली साइड आपकी ए बी है, तो आप चाहें तो साइड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक भी आपकी बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो आइए मूव करते हैं और फार्मूलों की तरफ। हमें बताइए 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का उल्टा क्या होता है। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा सिंपल है, 3 का अपोजिट होता है 1/3, 3 का अपोजिट या रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं 1/3 होता है। अब आप हमें आपसे हम यदि हम आपसे पूछे होते 3/5 का, तो आप बड़ा इजीली बता देते कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, 5/3 होगा, 3/5 है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, इसके अपॉन में 1 लेते हैं, 3 के अपॉन में कोई नंबर नहीं तो 1, इसको न्यूमरेटर में कर दिए, डिनोमिनेटर में कर दिए, तो 3 का अपोजिट होगा 1/3। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपोजिट शब्द से आपके 6 फार्मूले डेवलप होंगे। पहले नंबर में जो आपका फार्मूला है ध्यान रखेंगे, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ध्यान से हमारी बात सुने, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा का अपोजिट, देखिए आपको ध्यान से रखना होगा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा को अपोजिट के फॉर्म में लिखेंगे कॉसेक थीटा, और अपॉन में आप चाहें तो 1 मान लेंगे, तो अपोजिट के फॉर्म में लिखने का मीन्स है 1 को न्यूमरेटर में लिख देंगे और कॉसेक थीटा को डिनोमिनेटर में रख देंगे। सेकंड फार्मूला जो आपका डेवलप होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट है सेक, तो सेक को भी अपोजिट करके लिखेंगे 1/sec थीटा, क्योंकि सेक के अपॉन में आप ऐसे ही 1 ले सकते हैं और अपोजिट करके लिखेंगे तो 1/sec थीटा। तो tan थीटा का भी अपोजिट ऐसे आप लिख सकते हैं, tan थीटा का अपोजिट होगा cot थीटा, 1/cot थीटा। तो जिस तरह से साइन का अपोजिट कॉसेक होगा, उसी तरह से तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि कॉसेक थीटा का अपोजिट भी आपका साइन थीटा होगा। फिफ्थ नंबर में आते हैं, और जिस तरह से cos का अपोजिट सेक है, तो सेक थीटा का अपोजिट भी आपका cos थीटा होगा, तो 1/cos थीटा लिखेंगे। और 6 नंबर में cot थीटा का अपोजिट भी आपका tan थीटा होगा। तो आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अपोजिट शब्द से भी यहाँ आपके 6 फार्मूले हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर यदि मूव करें, यदि आप देखें तो यहीं से 3 फार्मूले, ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, 3 फार्मूले हम और डेवलप कर सकते हैं, 3 फार्मूले और डेवलप करेंगे।
देखिए जो फर्स्ट नंबर में आपका फार्मूला बन पा रहा है वो क्या बन रहा है, बड़े स्मार्ट तरीके से यहाँ से आप हमें बताएं, ये डिवाइड में है तो यदि इसको आप इस साइड लाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इक्वल का 1 बन जाएगा। देखिए साइन थीटा अपॉन में है, डिवाइड में इधर आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। तो ऐसे तो यहाँ से भी आपका फार्मूला बन रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 और एक आपका फार्मूला बनेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो क्या आपके दिमाग में ये तीनों फार्मूले फिक्स हो गए हैं? आई होप आपके दिमाग में ये फार्मूले फिक्स हो गए होंगे। एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी, विशेष ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से यहाँ तीन फार्मूले हम बनाए हैं तो आपके दिमाग में विचार आएगा सर इससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ होगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, मतलब ये वाला आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये राइट साइड में, चाहे आप 2 इंटू 3 करिए चाहे 3 इंटू 2 करें, आना 5 है, ओहो 6 आना है। ध्यान रखेंगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 आपका 6 ही आता है। तो यहाँ चाहे आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तब भी 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तब भी 1 होगा, कॉट टेन, मतलब आगे या पीछे लाने से कोई चेंज नहीं होगा। और यदि आप इनसे फार्मूले बनाते हैं तो इनके ऑर्डर चेंज होंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, इनको याद रखने का जो आपका के दिमाग में ट्रिक होगी, यदि आप अच्छे से देखें कि ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और ये उसका अपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ भी कॉस है, इनका भी अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 1, टेन है, अपोजिट वाला कॉट है, उनका मल्टीपल 1। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा यदि आप अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल 1 आता है। इतने से ही आप याद रख सकते हैं फार्मूले को। फिर से सुने, यदि आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं, मान लीजिए टेन लिए और इंटू कॉट करेंगे 1, मान लीजिए आप सेक लिए, उसका अपोजिट वाला लीजिए कॉस 1, कॉस लिए सेक वाला लेंगे 1, टेन लिए कॉट, टेन इंटू कॉट 1, कॉट इंटू टेन 1, सेक इंटू कॉसेक 1, साइन इंटू कॉसेक, सेक इंटू ध्यान रखना है कॉसेक 1। मतलब यदि आप अपोजिट वाले लेते चलते हैं तो उनकी वैल्यू 1 ही आएगी। किसी भी तरीके से टेन इंटू कॉट 1, कॉस इंटू सेक 1, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉसेक इंटू साइन 1। आई होप अब आपके दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो चुका हो। तो आइए मूव करते हैं कुछ और फार्मूलों की तरफ। तो आइए बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज की, किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हमें ट्रिक देंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, हम आपको पहले ही बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए। क्योंकि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक, विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक याद नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री फिक्स नहीं होगी और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने फार्मूले हम आपको बता रहे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को भी हम लोग एक ट्रिक के थ्रू करेंगे। सबसे पहला काम आपको लिख लेना है 0/4, ध्यान रखेंगे 1/4 लिखेंगे, फिर 2/4 लिखना है, फिर आपको 3/4 लिखना है और फिर लास्ट में आपको 4/4 लिखना है। ध्यान रखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 तक लिखना है। मतलब कुल मिला के 0 से स्टार्ट होगा, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आपको लिखना है। इसके बाद इन्हें सबको स्क्वायर रूट में कर लेना है, इसके बाद इन्हें सबको आपको स्क्वायर रूट में कर लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, एक कॉमा लगा लगा के अलग अलग वैल्यूज आपको कर लेना है। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक की बात क्लियर है? 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये एक ट्रिक है इसलिए इसे आपको याद करना है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे। यदि आप 4 को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 शून्य शून्य ही आएगा। ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो सेम टू सेम इसे लिख लेंगे 1/4।
यहाँ से यदि आप देखें तो 2 वन जा 2 और 2 2 जा 4 होगा, दैट मीन्स आपका 1/2 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, तो सेम रखेंगे 3/4 और इसे भी आप लिखेंगे 4/4 को कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपकी बात दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। जो सॉल्व होता है फिर इसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है। अब आप देखें रूट जीरो को यदि आप यहाँ से बाहर निकालते हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा, रूट से ये बाहर आएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, क्योंकि इसे 1 इंटू 1 लिखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, तो ये जीरो आ गया 1/2। यहाँ से 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा, रूट 2 जो है वो बाहर नहीं आएगा तो इसे रूट में रखना होगा, क्योंकि 2 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। यहाँ से आप देखें तो ये √3 है, √3 होगा क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 आपका बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ध्यान रखना है, तो ये सब साइन की वैल्यूज हैं। साइन यहाँ यदि आप 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 ऐसे पढ़ना, साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर आपको 30 डिग्री रखना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पास आपको कितना रखना है 45 डिग्री, तो साइन 45 की 1/√2 और यहाँ पास आपको रखना है साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपको रख देना, ध्यान रखना है कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये √3/2 और यहाँ पर साइन ये 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो आई होप आपके दिमाग में यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। आई होप आपके दिमाग में यहाँ तक की कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसे हम सामने सामने व्यवस्थित किए दे रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इसे नोट डाउन करते रहें। तो इस तरह से आई होप अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम साइन की वैल्यू फाइंड किए हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यदि आप इसे ऑर्डर चेंज करके लिख दें तो ये पूरी वैल्यू कॉस की होगी। मतलब यदि आप इधर से लिखना चालू कर दें, पहले आप 1 को रख दें, पहले 1 को रख दें, फिर आप √3/2 को रख दें, फिर 1/√2 को रख दें, फिर 1/2 को रख दें और फिर आप 0 को रख दें, तो ये पूरी जो वैल्यूज होती हैं कॉस की होती हैं। मतलब कॉस और इजी है, कॉस आपका और इजी है। देखें फिर से, जो आप इधर से लिखे थे तो इसको आप राइट टू लेफ्ट की ओर आना है, पहले 1 को लिखेंगे, फिर √3/2 को, 1/√2 को, 1/2 को एंड 0 को लिखेंगे। इस तरह से cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 एंड cos 90 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक फार्मूला यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है tan थीटा। ध्यान रखेंगे tan थीटा बराबर, इन फार्मूलों को भी नोट डाउन कर लेंगे। ये मेन फार्मूले हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा और दूसरा जो आपका फार्मूला है कॉट थीटा बराबर भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये दो फार्मूले भी बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना होगा। tan थीटा को कभी भी साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो साइन अपॉन कॉस होगा और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन होगा, क्योंकि साइन और कॉस, यहाँ देखिए साइन और कॉस मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, आपको पहले ही हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें ब्रेक करने में आपका प्रॉफिट रहता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आप पाएंगे कि साइन कॉस में पहले हम चेंज करते हैं तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलिए साइन कॉस के बाद यदि बात करते हैं tan, तो देखिए tan की बात करेंगे तो tan थीटा का फार्मूला है साइन अपॉन कॉस। तो आप हमें बताइए कि tan 0 डिग्री का फार्मूला भी इधर राइट साइड में थीटा की जगह 0 करिए, साइन 0 अपॉन कॉस 0। देखिए साइन थीटा थीटा जब ले रहे हैं तो थीटा थीटा जब 0 लेंगे तो 0 0 आएगा। अब आप यहाँ से देखें तो साइन 0 की वैल्यू जो है आपको निकाल चुके हैं 0 और कॉस 0 की 1, इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा, मतलब tan 0 डिग्री आपका 0 होगा।
ऐसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब आप tan 30 डिग्री निकालेंगे तो ये आपका sin 30 अपॉन cos 30 होगा। अब यदि आप अच्छे से देखें तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, इसके भी अपॉन में cos 30 की वैल्यू √3/2। इसको यदि आप और सॉल्व करेंगे, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लाने पर डिनोमिनेटर वाला चेंज होगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा। 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1/√3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पास आपका 1/√3 होगा। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि सेकंड वाले से फोर्थ वाले को कैंसिल करने पर 1/√3 आता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, सेकंड वाले डिवाइड से फोर्थ वाला डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3। तो ऐसे ही यहाँ से भी करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ जब tan 45 निकालेंगे तो sin 45 अपॉन cos 45 होगा। तो यदि आप यहाँ से निकालते हैं तो √2 से √2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पास आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू √3 हो जाएगी। अब आप देखें 1/0 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 1 यदि 0 करते हैं, 0 से जब कभी भी आप डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, या इसी को हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आई होप अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे साइन, कॉस और tan ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आ चुके हैं। यदि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिल जाते हैं तो 3 तो इनके अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट हम लोग अब लिखेंगे कॉसेक। अपोजिट का मतलब है 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, ध्यान रखना है। इन्फिनिटी जब कहीं मिलेगा उसका अपोजिट आपको 0 रखना है। अब आप सोचिए 0 अपोजिट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपोजिट आप कहेंगे 0, तो कहने का मीन्स कॉसेक यहाँ 0 है तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। 1/2 का अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1 होगा, तो 2 बस लिखेंगे, अपॉन में 1 माना जाता है। यहाँ 1/√2 है तो आप √2 बस कर दें, अपोजिट में माना जाता है। फिर इसके बाद इसको भी अपॉन में करेंगे तो 2/ आपका √3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 1 ही होगा, क्योंकि 1 के अपॉन में 1 ही लेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कॉसेक हो गया। कास का ऐसे ही अपोजिट सेक हो जाएगा, तो सेक वाले में कास को रेसिप्रोकल 1 का अपोजिट 1, इसमें अपोजिट करके लिखेंगे 2/√3। ध्यान रखना है, कास का अपोजिट सेक, और 1/√2 का अगेन आपका √2 होगा, 1/2 का आपका 2 होगा, और जो 0 है तो 0 का अपोजिट आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। आएगा जो tan का अपोजिट है cot थीटा, और cot थीटा को आप tan के अपोजिट से लिखेंगे, 0 का अपोजिट आपका इन्फिनिटी होगा, 1/√3 का अपोजिट आपका √3 होगा, 1 का अपोजिट 1 होगा, √3 का अपोजिट 1/√3 होगा, क्योंकि √3 के अपॉन में आप 1 इमेजिन कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी का अपोजिट आपका अगेन 0 हो जाएगा, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0 होता है। तो इस तरह से वैल्यूज आपको पढ़ना भी आना चाहिए, ध्यान रखना है। आप ऐसे पढ़ेंगे sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, जैसे sec का पढ़ना है तो sec 45 का आपका √2 होगा। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आ चुकी हैं। ये सब कॉमा लगा के आपको थोड़ा डिफरेंट कर लेना है, ये सब अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये वैल्यूज आपको 100% याद होनी चाहिए। तो आई होप अब आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। आई होप ये लेक्चर आपके दिमाग में 100% फिक्स हो चुका होगा। तो चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बहुत ही जल्द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।